राज्यसभा लोकसभा देख लिए थे, संसद देख लिए थे। हाँ। हाँ, तो पता लोकसभा क्या 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 विशेषता था, हाँ, और राज्यसभा का क्या क्या विशेषता था, वो सब हम देख चुके हम लोग, ठीक है। साथ ही पीठासीन अधिकारी के बारे में भी बात किए थे कि लोकसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है लोकसभा में, और राज्यसभा के सभापति की क्या भूमिका होती है ना। तो लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग होता है उसको क्या कहते हैं, अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो लोकसभा का उधर अध्यक्ष होता है, स्पीकर, इधर होता है सभापति, चेयरमैन, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है ना। तो हमने आपको बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल कहां से कहां तक है, हाँ 93 टू 96, और राज्यसभा के सभापति का 89 से 92, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति, तो आप जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो इसको तो अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही सभापति है। तो इसका निर्वाचन, इसका चुनाव तो सब अलग से कुछ होता ही नहीं है, उपराष्ट्रपति का जो होता है वही होता है, ठीक है। एगो अलग से उपसभापति का चुनाव राज्यसभा में होता है ना। उपसभापति इसलिए चुना जाता है क्योंकि अगर कभी सभापति नहीं होगा तो उपसभापति सभापति के कार्यों को करेगा। तो राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव होता है, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ना। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रहेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का संचालन जरूर करता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य वो नहीं है। राज्यसभा का सदस्य है कौन, उपसभापति। तो उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य आपस में से करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स नोट करके लिखेंगे, लिखेंगे कि राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए अगर कभी मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कैसे होता है, तो जैसे उपराष्ट्रपति का होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति है ना, तो सभापति का तो चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं आप आर्टिकल 64, जो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो वहां से क्लियर है। तो सभापति को अलग से चुनाव नहीं किया जाता है। इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका एज होना चाहिए 30 साल, लेकिन सभापति का होता है 35 साल, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए राज्यसभा का सदस्य उस पर नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो सभापति का एज कितना होता है, 35 साल, है ना, क्योंकि सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है, क्लियर है। तो सभापति के बारे में तो अलग से कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वही है कि नहीं। तो अब जो है आपको इसमें
ये देखना है कि सभापति और उपसभापति जो है, कि उपसभापति का निर्वाचन कैसे होता है राज्यसभा का। तो लिखेंगे कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य आपस में से करते हैं। मतलब इसी के जो मेंबर लोग हैं वो आपस में से चुनाव करेंगे। राज्यसभा के सदस्य आपस में से करते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य आपस में से करते हैं, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्य आपस में से सभापति का चुनाव करते हैं, ठीक है, और उपसभापति का चुनाव। तो उपसभापति सामान्यतः सत्ता पार्टी से होता है, लिख लेंगे, उपसभापति सामान्यतः सत्ता पार्टी से होता है, मतलब इसकी शासन होती है उसी का होता है। अब इसे अभी राज्यसभा का उपसभापति कौन है जी? हम्म, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हम्म, जगदीश नारायण, जगदीप धनखड़, वो सभापति है ना जी, उपराष्ट्रपति हैं वो, सभापति हैं। हरिवंश नारायण सिंह बिहार ही के हैं, अब बिहार के आरा के हैं, है ना, आज जदयू के पार्टी के हैं। अब महत्वपूर्ण बात है कि बीच में जब गठबंधन टूटा था, अब तो जदयू खैर आ गई इन्हीं के साथ फिर से, जब गठबंधन टूटा था तो उससे पहले जब 14 में इनकी सरकार आई थी, तभी 19 में जब सरकार आई थी दोबारा, तभी इनको बनाया गया था उपसभापति। बाकी तो केंद्रीय कैबिनेट में भी जदयू का स्थान नहीं था, मतलब कोई सेंट्रल में मिनिस्टर भी नहीं था जदयू का कोई, लेकिन उपसभापति का पद दिया गया था। तब बीच में गठबंधन टूट गया बिहार में, तब बिहार में गठबंधन टूटने के बाद भी हरिवंश नारायण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था, और ना ही बीजेपी ने उनसे इस्तीफा मांगा था। मतलब हरिवंश नारायण सिंह जी को पता था कि नीतीश जी वापस तो आने ही वाले हैं, तो हम क्यों इस्तीफा दे बिना मतलब का, और आ ही गए, है ना, आ ही गए। अभी देख ही रहे नीतीश जी भाषण देते हैं बेचारे, भाषण में जुबान फिसल जा रहा है कि बोलने के आवेग में, अब पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि मोदी जी अब मुख्यमंत्री बने, है ना, प्रधानमंत्री तो रह गए 10 साल। पीछे वाला सब सुधारा कि सर प्रधानमंत्री बोलना है, तो बोले वो है ना, बोल रहे हैं, है ना, आए आए अभी अभी नहीं मारना होगा तो कुछ दिन बाद मारेंगे, हाँ, विधानसभा चुनाव से थोड़ा पहले चलिए, तो उपसभापति सामान्यतः सत्ता पार्टी से होता है, तो और इनका चुनाव जो है सदस्य आपस में से करते हैं। फिर नोट लिखेंगे कि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसी सदस्य नहीं है, नहीं, केवल उपराष्ट्रपति हूं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देगा। अगर मान लीजिए उपसभापति को अपना पद छोड़ना है, अगर इनको छोड़ना होता हरिवंश नारायण सिंह को, तो इस सभापति को देते। लिखेंगे उपसभापति
अपना इस्तीफा सभापति को देगा। ठीक है, हाँ सभापति को देगा। अच्छा, सभापति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, बिल्कुल गुड। क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति है, तो इसलिए उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। नोट कर लेंगे कि राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे कि राज्यसभा से सभापति अथवा उपसभापति को हटाया भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे कि इनको हटाया भी जा सकता है, यानी कि सभापति जैसे हैं कि उपराष्ट्रपति, तो हटाने के लिए राज्यसभा में प्रपोजल लाया जा सकता है। उपसभापति यदि कोई गलती करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको भी हटाने के लिए प्रपोजल यहां से लाया जा सकता है, प्रस्ताव यहां पे लाया जा सकता है ना? तो प्रस्ताव, हाँ राज्यसभा से ही, क्योंकि ये यहीं पर ये है। उपसभापति का तो राज्यसभा से हो जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है इनको हटाने के लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, और लोकसभा से साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। हाँ लोकसभा में जाएगा। अगर सभापति उपराष्ट्रपति है ना, तो उसको हटाना है तो राज्यसभा से पहले प्रस्ताव शुरू होगा, लेकिन राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, लेकिन लोकसभा को केवल समर्थन चाहिए होगा। लोकसभा अपना समर्थन दे देगी तो ही पास हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। हाँ क्या? हटाया जा सकता है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को राज्यसभा से हटाया जा सकता है। हाँ? नहीं, राज्यसभा के उपसभापति के का अगर को हटाना होगा केवल, तो प्रस्ताव राज्यसभा में ही केवल चर्चा होगा और राज्यसभा ही हटा देगी। लेकिन सभापति को हटाना है, तो सभापति तो देश का उपराष्ट्रपति है ना, तो इसको दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, चूंकि यहां पर सभापति का काम करता है, तो इसको हटाने का पहला प्रोसेस यहीं शुरू होगा यहाँ राज्यसभा से, और यहां से इसको 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। और यहां से जब 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, तब यहां आएगा लोकसभा, और फिर लोकसभा से केवल साधारण बहुमत से पास हो जाएगा अगर राज्यसभा ने पास कर देता। उपसभापति को हटाने के लिए लोकसभा प्रस्ताव नहीं आएगा, राज्यसभा से प्रस्ताव पास हो जाएगा और राज्यसभा से वो हट जाएगा। ठीक है, आज से देखिए कि जिस दिन मान लीजिए कि हटाने का प्रस्ताव आया है, राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव आज सदन में चल रहा है, तो उस दिन राज्यसभा का सभापति चेयर पर नहीं बैठेगा, उस दिन उपसभापति चेयर पर बैठेगा, है ना? अगर हटाने का प्रस्ताव लाया गया है तो सभापति उस दिन चेयर पर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि इसके पास निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है। एक निर्णय दे देगा कि हम मानवे नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अगर इसको हटाने का प्रस्ताव टेबल किया गया होगा, तो ये जो है सो उस दिन चेयर पर नहीं बैठेगा, उस दिन उपसभापति चेयर पर बैठेगा। ठीक है, उस दिन वो एक सामान्य सदस्य की तरह आके बैठ सकता है, लेकिन वोट तब भी नहीं करेगा, क्योंकि मेंबर तो है ही नहीं। तो मेंबर नहीं है तो अपने पक्ष में वोट भी नहीं कर पाएगा। तो अच्छा है कि बाहर ही रह करके अपना समाचार सुन ले कि क्या हो रहा है। ठीक है, आकर के यहां पर बेइज्जती करने से कोई फायदा है?
आप वोट, एक रहता है कि चलिए कम से कम अपनों वोटवा दे सकते हैं तो आते, तो सदस्य ही नहीं है तो अपना वोट भी नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए। लेकिन अगर वही मान लीजिए कि उप सभापति, इसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, तब सभापति चेयर पर बैठा रहेगा, उप सभापति को हटाने के लिए लाया जाए तो उप सभापति अपना वोट करेगा उस दिन, क्योंकि ये तो सदस्य है ना राज्यसभा का, तो उस दिन इसका वोट का वैल्यू एक ही होगा। लेकिन अगर सभापति नहीं है, ऐसी स्थिति में ही उप सभापति का महत्व है कि उप सभापति सभापति के चेयर पर बैठेगा। अगर सभापति आया है काम करने तो फिर उप सभापति का कोई खास महत्व नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट मैटर है अध्यक्ष का, है ना, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को थोड़ा समझिए कि भाई ये क्या होते हैं। तो ये लोकसभा के पीठासीन अधिकारी हैं। कहां के? लोकसभा के। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब आप देखेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इसमें क्या स्थिति है। तो इनसे दोनों से पहले एक और नाम आता है, न्यू जो नाम सुने होंगे आप लोग, प्रोटेम स्पीकर, है ना। प्रोटेम स्पीकर, ये क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं सामयिक अध्यक्ष। हिंदी में कहते हैं सामयिक अध्यक्ष, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है सामयिक अध्यक्ष। तो सामयिक अध्यक्ष क्या होता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लिखेंगे प्रोटेम स्पीकर, सामयिक अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह चुनाव के परिणाम आने के बाद करता है। चुनाव के परिणाम आने के बाद। अब जैसे कि अभी चुनाव का परिणाम आएगा, है ना, 4 तारीख को। 4 जून का इंतजार सबको बेसब्री से है ना, कि भाई क्या होगा क्या जाएगा, है 4 जून को। और आप देखिए कि जो बात मैं आप लोगों से कह रहा था, कल के इंटरव्यू मोदी जी ने कह दिया स्पष्ट तौर पे कि हमने जो 400 पार का नारा दिया था, तो विपक्ष उसी में लगा कहें कि मोदी 400 नहीं जाएगा, मोदी 400 नहीं जाएगा, मोदी 400 नहीं जाएगा। तो वो तो 400 में चले गए। लेकिन इतना तो है ना कि उनको पता है कि मोदी आ रहा है, भले 400 नहीं ला रहा है। तो ये उन्होंने कहा कि ये माइंड गेम था उनका, उनको भी पता 400 ना आना है क्या है ना। लेकिन ऐसा ट्रैप बिछा दो कि ट्रैप में ही लोग, बहस का विषय क्या रहा? बहस का विषय पूरे देश में यह रहा कि 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि बहस का विषय तो यह होना चाहिए कि 272 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हाँ, अभी 2 कम हो गया है, अभी 543 हो गया है ना, इसलिए 270 भी आ जाएगा तो बहुमत में सरकार बन जाएगी। तो कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स को पहुंचा दिया 400 पर, जबकि सरकार बनने के लिए जरूरत है 272, जो जादुई आंकड़ा है। तो इस पर बहस ही नहीं हुआ, बहस हुआ कि 400 आएगा कि नहीं आएगा।
अब इसका नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। एक तो नुकसान ये दिख रहा है सीधे से कि वोटिंग प्रतिशत कम जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मोदी जी के जो समर्थक थे कहीं उनको ये लग गया कि अरे ये तो 4 साल ही आ रहे हैं तो हमको क्या जरूरत है ज्यादा धूप में देह खराब करने का, निश्चिंत रहते हैं, घर में बैठते हैं, है ना। तो वोटिंग प्रतिशत कम हो गया। वोटिंग प्रतिशत अगर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो यह माना जाता है कि सत्ता से लोगों की नाराजगी है, लोग सत्ता बदल देना चाहते हैं, इसलिए लोग बढ़ चढ़ के वोट करते हैं सरकार बदलने के लिए। लेकिन वैसा दिखा नहीं। और एक स्थिति यह दिखी कि लोग की निरस्ता है, मतलब लोग वोट देने जा ही नहीं रहे हैं। तो वोट देने नहीं जा रहे हैं तो ये दोनों लोगों की असफलता है, सरकार की भी असफलता है, अब विपक्ष की भी असफलता है। सरकार से लोग निरस हैं कि यार क्या करेगा, इतना दिन में कुछ नहीं कर पाया, क्या करेगा। अब विपक्ष अपने आप को महत्वपूर्ण विकल्प, ताकतवर विकल्प के तौर पे पेश नहीं कर पाया, ताकि लोगों को विपक्ष से उम्मीद जग जाए कि नहीं ये इसको जिताएंगे, ये मेरे लिए सब कर देगा, ये मेरे को रोजगार दे देगा, ये मेरे को नौकरी देगा, ये सारा चीज ठीक कर देगा। विपक्ष ये विश्वास जगाने में कहीं ना कहीं असफल हो गया। जनता निरस हो गई, जिसको मन किया वो गया वोट देने, जिसको नहीं मन किया वो आराम से सोया कि कौन है धूप में जाएगा वोट देने के लिए, नहीं गए लोग। तो अब इस निरस्ता के बीच में जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा ये तो देखने को मिलने की संभावना नहीं है। क्या बहुत बड़ा, जब लोग वोट ही नहीं किए तो क्या बहुत बड़ा बदलाव होगा। हाँ, अब यही होगा कि ये जो दावा कर रहे थे 400 पर, उतना तो होगा नहीं, है ना। सरकार बनेगी, मतलब बहुत मजबूत सरकार बनेगी ये भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत स्ट्रांगली, मतलब अगर 2 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर ये बहुमत में आ जाते हैं तब तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर मतलब 10 साल तो रहा ना, 10 साल की सरकार और इतनी सारी एंटी इनकम्बेंसी, इतना सारे मुद्दे, इतने सारे मुद्दों के बाद भी अगर ये मेजोरिटी में आते हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ा ये होगा। लेकिन अगर विपक्ष आता है ना, अगर विपक्ष जीतता है, अगर विपक्ष अपने गठबंधन के साथ 270 के आंकड़े को पार कर जाता है, तो ये विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, है ना, कि मतलब उन्होंने खारिज कर दिया इनके दावे को जो है सो असफल साबित कर दिया। लेकिन ये इस लेवल पर सोचना थोड़ा बहुत गंभीर है कि इस लेवल तक भी मैटर जा सकता है क्या, है ना। लेकिन अब तो धीरे धीरे काउंटडाउन चल ही रहा है। अब 1 तारीख का चुनाव है, पटना का चुनाव, है ना। अब पटना के लोग किसको चुनते हैं, है ना, राजधानी की बात है। अब राजधानी में चुनाव होगा, उसके बाद 3 दिन का रिलैक्सेशन है ना। 4 को सुबह से तो मैटर शुरू ही हो जाएगा, है ना। टीवी खुल जाएगा, सारे लोग टीवी के ऊपर ही रहेंगे, है ना। हाँ, घंटी बजेगा, हाँ। और कितना लोग अपना दवाई ववाई लेके बैठेगा, हार्ट उठ के पेशेंट आदमी सब अपना दवाई या डॉक्टर दोनों साथ, अब बीपी का मशीन रखेगा साथे, इतना घट गया, इतना बढ़ गया, है ना, ब्लड प्रेशर मशीन। पिछली बार तो मोदी जी सब चुनाव ना प्रचार करके रिजल्ट आने चल गए थे उधर, कहाँ, केदारनाथ। हाँ, केदारनाथ जाके आराम से रिलैक्स किए, है ना। उसके बाद काउंटिंग के दिन वापस आए थे, है ना। तो अब देखिए इस बार क्या करते, इस बार क्या क्या प्रोग्राम है ना, कि उस बार कहाँ जाते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर चुनाव का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप देखिएगा कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देंगे चुनाव के रिजल्ट आने के जस्ट बाद। ठीक है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे। आई प्रोटेम स्पीकर का 2 गो काम होगा। इसको कहेंगे कि भाई आओ तुमको हम पहले क्या करते हैं, शपथ दिला देते हैं। राष्ट्रपति इसको शपथ करा देंगे, इसको प्रोटेम स्पीकर को, है ना। इसको कहेंगे कि तुम्हारा 2 गो काम है, तुम जाओ लोकसभा में। हम तो जाएंगे नहीं, हम रायसीना के पहाड़ी पर आराम से बैठे हुए हैं, बहुत गर्मी है, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रोटेम स्पीकर को कहते हैं कि तुम जाओ लोकसभा में, जितना जो नया सदस्य सब चुन के आया है उस सब का शपथ करा दो, है ना। मतलब कि जितना लोग अभी जीत के जाएगा ना, सांसद बन के जाएगा ना, उस सब को एक साथ ही लोकसभा में खड़ा कराएंगे प्रोटेम स्पीकर, और सबको कहेंगे सब लोग शपथ ले लीजिए भाई। राष्ट्रपति अपने नहीं आते हैं शपथ दिलाने के लिए, राष्ट्रपति भेज देते हैं प्रोटेम स्पीकर को।
आई प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? तो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का सबसे वरिष्ठ सदस्य। तो वरिष्ठ मतलब खाली एज में ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरिष्ठ का मतलब है कि एक्सपीरियंस, कितना ज्यादा बार जीत के आया है। तो वैसे किसी आदमी को बुलाते हैं और उसको शपथ दिला के कहते हैं कि जाओ तुम लोकसभा, नया सदस्य से सबको शपथ, जितना लोग जीत के जाएगा सबको शपथ करा दो, सब हो जाएगा लोकसभा का सदस्य, शपथ ले लेगा। आ कहेंगे जब शपथ करा देना तो दूसरा काम करा देना। बोले दूसरा क्या? तो नए अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, स्थायी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, ये सब देखेंगे आप, सारा काम होगा। पहले क्या होगा? नए सदस्य को शपथ दिला दिया जाएगा, और दूसरा में क्या होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव करा देगा। क्योंकि लोकसभा में काम तो सब तभी ना शुरू होगा जब अध्यक्ष आ जाए। तो ये तो टेम्पररी आदमी है, तो इसका दूसरा काम होगा लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव, कि लोकसभा में क्या कर दे? अध्यक्ष का चुनाव करा दे। ठीक है, अब लोकसभा में जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, है ना, देखेंगे यहां पर कि लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, तो लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, तब इसका बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यही दो काम के लिए बनबे करते हैं, ये दो काम हो गया, इनका पद खत्म। क्या है कि अब आ गया अस्थाई अध्यक्ष, अभी संभालेगा। अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है ना। अध्यक्ष कहां से होता है? सत्ता पार्टी से। जैसे अभी देखिए लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला, तो ओम बिरला किस बीजेपी के सदस्य थे, बीजेपी के राजस्थान के कोटा से चुन के जाते हैं, है ना। तो ये इनको बना दिया उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष। तो इसके लिए संसद में वोटिंग होता है, अब वोटिंग में चुनाव होता है, तो सत्ता पार्टी को बहुमत रहता है, तो इनका आदमी चुना जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपसे एक सवाल पूछा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का डेट कौन निश्चित करता है? राष्ट्रपति, है ना। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का डेट राष्ट्रपति निश्चित करता है, और उसी डेट पर स्पीकर चुनाव करा देता है। ठीक है, अब जब चुनाव हो जाता है, स्पीकर जब चुनाव करा देगा, तब क्या होगा? जब स्पीकर अध्यक्ष जो है चुनाव करा देगा, यहां पे आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जब चुनाव करा दिया जाएगा सदस्यों के द्वारा, तो अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अब जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद अब अध्यक्ष आ गया परमानेंट आदमी, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। अब अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाएगा, है ना, कि अपना एगो सहयोगी ढूंढ लेगा। तो अब आगे लिखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराता है। ठीक है, उपाध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है। उपाध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है, यानी कि ऑपोजिशन से होता है ना। उपाध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है। ठीक है, ऑपोजिशन से होता है, तो ऑपोजिशन से उपाध्यक्ष की जो है सो नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष विपक्षी दल से होता है, लेकिन आप 2014 से देखेंगे अभी तक में, तो उपाध्यक्ष कोई बना ही नहीं है स्थायी। रीजन की विपक्ष कोई बना ही नहीं, माने विपक्ष का जो सीट आना चाहिए उतनों सीट विपक्षी के दल को नहीं आया। देखिए कितना, माने इसी को कहते दिन खराब होना। 2014 में खराब था, 44 गो था, तो 19 में बढ़ के कितना पहुंचा था? 52 गो। अब देखिए कि इस बार क्या होगा। तो इस बार तो मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्षी दल का नेता बनने का लड़ाई है इस बार, कि लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बनेंगे।
सीट इंक्रीज करेगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सो ये होगा। लेकिन उपाध्यक्ष से कोई बन नहीं पाया क्योंकि सीट ही उतनी नहीं थी। ठीक है, 55 होना चाहिए कम से कम, 54 को भी होगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस बार तो बनना ही चाहिए, है ना, इस बार तो बनना ही चाहिए, है विपक्ष के लेकिन लड़ाई तो प्रधानमंत्री बनने की है ना, लड़ाई है प्राइम मिनिस्टर बनने की, विपक्ष का नेता बनने का थोड़ी है? ये हो कि मजबूत विपक्ष होगा तो ठीक रहेगा, है ना। लेकिन भारत में दिक्कत हमेशा से रहा, शुरू से आप देखिएगा तो भारत के राजनीति में मजबूत विपक्ष का अभाव शुरू से रहा है। स्ट्रांग ऑपोजिशन बना ही नहीं कभी भारत में। जब पहले कांग्रेस सत्ता में रहती तो कांग्रेस को फुल मेजोरिटी रहता था, एकदम पूरा पावर में कांग्रेस रहती थी। अब इनको आ रहा है तो ये पूरा पावर में रह रहे हैं, है ना। तो विपक्ष है, उस समय गठबंधन का समय आ गया था, 90 से 99 के टाइम का बीच आप देखेंगे, चाहे 2014 तक का भी समय देखेंगे तो विपक्ष था, मैंने विपक्ष बहुत खराब स्थिति में नहीं था, लेकिन गठबंधन का समय था उस समय, है ना। आप लास्ट जो फुल मेजोरिटी की सरकार बनी थी, राजीव गांधी की सरकार बनी थी 1985 में, है ना। उसके बाद मेजोरिटी की सरकार 2014 में सीधे बनी इनकी, मोदी जी की, है ना। इस बीच में सब गठबंधन की ही सरकारें थी, कि मनमोहन जी भी 2010 साल प्रधानमंत्री रहे तो गठबंधन से रहे, मतलब कांग्रेस को अकेले 277 नहीं आया था, 150 के आसपास में ही रह गई थी, एक बार 220 के अप्रॉक्स में रही थी। लेकिन फिर भी अलायंस जो था इनका, यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, अलायंस ने सीट जीत लिया ठीक ठाक, तो सबने अपना नेता मनमोहन सिंह को माना। वैसे ही अटल जी जब प्रधानमंत्री रहे थे 1999 से 2004, तो उस समय उनको भी, यानी बीजेपी को भी बहुमत नहीं था, गठबंधन की ही सरकार चल रही थी, जो उनका गठबंधन एनडीए के नाम से जाना जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो एनडीए को था। लेकिन 85 के बाद सीधे तौर पे 14 में कोई गवर्नमेंट आई जिसको जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, और इसलिए कि उस समय वोटिंग प्रतिशत भी बहुत बढ़ा था इंडिया में, क्योंकि लोगों को सत्ता विरोधी लहर थी, सत्ता के खिलाफ लोग वोट कर रहे थे, और वही चीज लगभग मेंटेन हुआ 2019 में। 19 में इनको और 14 से ज्यादा सीटें आ गई, लेकिन वही चीज 2024 में मेंटेन नहीं हो रहा है। इसलिए 24 की जो लड़ाई है वो 14 और 19 से गंभीर लड़ाई है ना। और इस बार सोशल मीडिया केवल यही नहीं, विपक्ष भी यूज कर रहा है, इसलिए अब इनकी गलतियां भी सामने आ रही हैं। पहले इनका नहीं आता था, पहले खाली विपक्ष ही गलती दिखता था, इनका दिख भी नहीं करता था। अब दिख रहा है कि अच्छा, ये भी बोलते हैं कि बादल में रडार नहीं पकड़ पाएगा, तो पहले राहुल गांधी बेचारा बदनाम होता था खाली, कि कह रहा है कि ऐसा मशीन लाएंगे कि एक तरफ से आलू एक तरफ से सोना, है ना। हाँ, तो वैसा जो है, तो है ना, तो हाँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी ये है ना। हाँ, कोर्ट ने अच्छा एक्शन लिया, कोर्ट ने एकदम टाइम पे, है ना, कोर्ट ने एकदम सही एक्शन लिया। लेकिन अब देखिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड भारत में समझ कितने लोग रहे हैं, ये ना इंपॉर्टेंट बात है। क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब लोग वोट करने गए होंगे तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में सोच के गए होंगे? नहीं सोच के गए होंगे, क्योंकि हाँ, आज जो लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड को समझते हैं या इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे डिबेट करते हुए वोट देने जीवे नहीं करते हैं, ये दिक्कत है ना। तो वोट देने वही लोग एंड ऑफ द टाइम जा रहा है जो जाति देख रहा है, धर्म देख रहा है, क्षेत्र देख रहा है, संप्रदाय देख रहा है ना। वही लोग वोट देने बेसिकली मतलब गए। अब सरकार को एक सुविधा डेवलप करना चाहिए जो डेवलप नेशंस में है, कि अगर एक देश एक आधार कार्ड है तो एक देश एक वोटर आईडी कार्ड के आधार पर, चूंकि वो नागरिकता का भी पहचान है, जो व्यक्ति जिस शहर में रहे, जहां रहे, उसको वहीं पर वोट करने का एक सिस्टम डेवलप कराया जाए कि वो वोट कर पाए। नहीं तो बहुत से लोग वोट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई मान ले दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब कमाने गया है, अब वो वोट देने के लिए वो आता नहीं है, तो बहुत से लोग तो वोटिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं। तो एक ऐसा, मतलब चूंकि टेक्नोलॉजी आपके पास है,
तकनीक बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, तो आप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह प्रयास करें कि जो जहां है वहां से वोट भी करे और उसका वोट का दुरुपयोग भी ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि दूसरा आदमी भी जाके मार दे, फिर वो आदमी भी वहां से मार दे। इस तरह से एक आइडेंटिफिकेशन भी हो और जो जहां हो वहां पर दे दे। जैसे कि अभी 2016 में ही मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि हम प्रॉक्सी वोट का एक कंसेप्ट लाने वाले हैं, जो कि अच्छा बात था, आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। 24 का चुनाव भी हो गया। प्रॉक्सी वोट ये था जिससे कि अब बहुत सारे लोग जो एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, किसी भी पर्पज से, वो एनआरआई कहलाते हैं। तो एनआरआई लोग वोटिंग प्रक्रिया से एकदम दूर हो जाते हैं, वोट देने आते ही नहीं है। तो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए कि वो जिस देश में रह रहे हैं वहीं से वो वोटिंग कर दे भारत के लिए। तो अगर आप एनआरआई के वोटिंग के लिए सोच सकते हैं, तो आपके देश में जो अप्रवासी मजदूर हैं, जो अलग राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हैं, अब बिहार जैसे राज्य में तो बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में जाकर काम करते हैं, तो ऐसे लोग तो वोटिंग प्रक्रिया से एकदम दूर है। तो इनको भी आप वो अधिकार दीजिए, वो व्यवस्था दीजिए, वो सिस्टम दीजिए जिससे कि ये अपना काम कर पाए या अपना को जो है सो आगे बढ़ा पाए। खैर, तो अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष का चुनाव कराएगा, और अभी तक उपाध्यक्ष जो है सो इस बीच में नहीं रहे हैं कोई। ठीक है, लिख लेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है ना? तो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं ना अध्यक्ष, जैसे वहां पर सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता था, लेकिन यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, है? हाँ, उपसभापति राज्यसभा से है, सभापति तो है ही नहीं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो है ये लोकसभा से, उपाध्यक्ष भी लोकसभा से है। ठीक है, क्लियर है? इनका अलग से कोई शपथ नहीं होता है जी, ध्यान रखिएगा, है ना? किसी का भी, ना अध्यक्ष का ना उपाध्यक्ष का, अलग से कोई शपथ नहीं होता है। एगो शपथ हो गया जो ये करा दिया है यहां पर, है ना? तो ये लोग का अलग से कोई अध्यक्ष के तौर पे शपथ नहीं होता है। अब है कि अध्यक्ष की को अगर इस्तीफा देना होगा तो अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। हाँ, अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति को नहीं देगा, क्योंकि अध्यक्ष उपराष्ट्रपति चाहे कोई नहीं है। तो अध्यक्ष लिख लेंगे नोट करके कि अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। दोनों एक दूसरे से समझ बूझ लेता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब एक हेडिंग बनाएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और अधिकार। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को जो शक्ति और अधिकार है ना, वही काम जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष के पास भी रहेगा वही शक्ति। आज जो पावर अध्यक्ष को लोकसभा में है वही पावर सभापति को राज्यसभा में है। ठीक है, एक दो अंतर है, वो अंतर मैं बीच में आपको बताऊंगा कि वो क्या अंतर है, कि कौन सा केवल अध्यक्ष के पास है, सभापति के पास नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि शक्तियां
लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, लिखेंगे कि लोकसभा के कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण, लोकसभा के कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण, लोकसभा के कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण, ठीक है, स्टीयरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द लोकसभा एक्टिविटी। तो लोकसभा के अंदर में कोई भी कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो सब कौन कराता है? अध्यक्ष कराता है, अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट, लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण, लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण, ठीक है, सचिवालय पर नियंत्रण, है ना, कंट्रोल ऑन सेक्रेटेरिएट, ठीक है। देखिए, लोकसभा का भी अपना सचिवालय होता है और राज्यसभा का भी अपना सचिवालय होता है, ठीक है, दोनों का अपना सचिवालय होता है। तो जब दोनों का अपना सचिवालय होता है तो राज्यसभा के सचिवालय पर राज्यसभा के सभापति का नियंत्रण रहता है और लोकसभा के सचिवालय पर लोकसभा के अध्यक्ष का नियंत्रण रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे आगे कि संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, संसदीय समितियों के अध्यक्षों के नियुक्ति करता है, है ना, संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो इनके पास पावर है, क्या करते हैं? संसदीय समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये लोकसभा में कोई बनता है तो ये नियुक्त करते हैं, ऐसे ही राज्यसभा में कोई बनेगा तो कौन नियुक्त करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा। ये लोकसभा में नियुक्त करते हैं, राज्यसभा के राज्यसभा में नियुक्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट, गणपूर्ति के अभाव में, गणपूर्ति के अभाव में, गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा के कार्यों को स्थगित या लोकसभा को स्थगित कर सकता है, गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा को स्थगित कर सकता है। अब ये गणपूर्ति क्या होता है, कोरम क्या होता है? 1/10, गुड। कोरम होता है 1/10, जैसे कि राज्यसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 10वां हिस्सा भी यदि मान लीजिए कि नहीं आया है, प्रेजेंट नहीं है उतने लोग भी, तो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष उस दिन काम बंद कर देगा, कह देगा कि आज गणपूर्ति के अभाव में काम जो है सो बंद किया जा रहा है, तो कोरम के अभाव में वो काम जो है सो बंद कर देगा, ठीक है, गणपूर्ति के अभाव में। यही काम राज्यसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में सभापति करेगा। तो कोरम होता है टोटल स्ट्रेंथ का 1/10, तो यहाँ 543 है, तो 543 का 1/10, यहाँ 245 है तो 245 का 1/10, ठीक है। मतलब इतना भी लोग अगर नहीं आएगा तो उस दिन अध्यक्ष का जिम्मेवारी है कि अध्यक्ष क्या कर देगा? कार्यवाही बंद कर देगा, कह देगा कि आज छुट्टी है, इतना उपस्थिति नहीं है, आज काम किया जाए, उपस्थिति होगा तो काम किया जाएगा, ठीक है। तो इस काम में जो है सो रोक देगा, ठीक है। तो गणपूर्ति के अभाव में काम रोका जा सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, कंबाइंड सेशन है ना। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो आप देखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, करेगा। और लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष कर लेगा। और उपाध्यक्ष नहीं होगा तो कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन समझ रहे हैं? संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ बैठता है। ठीक है, कौन करेगा? सभापति को उपसभापति? सभापति नहीं करेगा तो सीनियर तो नहीं करेगा है, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति नहीं करेंगे। देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और अगर ये भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। सभापति इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है। अब स्टार्टिंग में ही बताए थे कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो जो सदस्य नहीं है वो नहीं करेगा अध्यक्षता, संयुक्त सत्र का अध्यक्षता वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पावर राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है और किस प्रकार से है। नेक्स्ट, आगे आइए कि यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष को सूचना दिए बिना, यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष को सूचना दिए बिना 60 दिन तक 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है, 60 दिन तक लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, कोई भी संसद का ये पूछा जाता है कि कितना दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो सदस्यता खत्म हो जाएगा। 60 दिन तक लगातार। यदि कोई बिना सूचना के इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अब बिना इंफॉर्मेशन के यदि ये कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, उसका जो समय है वो खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। अगर वो अध्यक्ष को सूचना दे के नहीं आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पावर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को भी है, राज्यसभा में सभापति को भी है। कौन सा दो पावर राज्य सभापति को नहीं है? तो एक तो कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, और धन विधेयक भी पर भी उसका कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
तो ये दो गो स्पेशल पावर है जो केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही है, राज्यसभा के सभापति को नहीं है। तो बाकी सब जो अध्यक्ष के पास है उस सभापति के पास भी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, बाकी सब जो लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है वो सब राज्यसभा का सभापति करेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आगे आइए, नेक्स्ट लिखेंगे कि दल बदल कानून के आधार पर, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण करता है। दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण करता है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन को डिक्लेयर करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अयोग्यता के आधार पर दल बदल के आधार पर, दल बदल में क्या होता है कि अगर कोई आदमी अपना पार्टी छोड़ दिया है ना, तो या तो अपना पार्टी छोड़ दिया या फिर वो क्या किया, हाँ बोलने से नहीं होता है, बोलने से किसी का ये नहीं जाता है। हाँ, अगर वोट करेगा तब ना, तो निर्णय लेने से कोई दिक्कत है ना बोलने से कोई दिक्कत है। बस जब वोटिंग होगा तो वोटिंग प्रोसेस में यदि वो अपने सदन के, अपने पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर दिया तो माना जाता है कि एंटी डिफेक्शन उस पर लग जाएगा, दल बदल लग जाएगा। जैसे कि बिहार में भी आपने देखा था, हाँ चेतन आनंद, बीमा भारती, है ना, है हाँ, तो चल गई सांसद का चुनाव लड़ने ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बिना दिए भी लड़ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ दल बदल लगा ही नहीं है अभी तक। तो कैसे कि ना तो नीतीश जी ने दवा किया दल बदल का, इनकी पार्टी ने, ना वो लोग की दवा किया, उनके भी तो चित्तनानंद आ गए, नीलम कुमारी भी आ गई, नीलम देवी, सॉरी नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है ना, है हाँ, ये अभी चुनाव है। हाँ, तो कोई कोई किसी पर क्लेम नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन बीमा भारत उधर उनको लग रहा है कि हम सांसद बन जाएंगे, तो अपना इस्तीफा दे गई। लेकिन उधर से स्ट्रांग कैंडिडेट है पप्पू यादव, है ना, वहां पे है ना पूर्णिया में, तो वो तो पूरा कह रहे हैं कि भाई हम ही जीतेंगे, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, है ना पूरा अपना किए हैं साल भर से। और उधर तो उनका कुछ काम उम भी रहा है ना, उस क्षेत्र में अपना काम उम भी किए हैं उधर। तो अब देखिए, हालांकि चुनाव के बाद क्या, 4 तारीख का तो खैर मैटर क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, देखिए वो तो है ना। चलिए, तो यहां पे इसको दल बदल तभी लगेगा जब आप अपना पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर सदन के अंदर में अपने पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिएगा। तो दो स्थिति में आपको लग सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, दल बदल कानून लगा करके आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इस पर अगर कोई मतलब विवाद होगा तो इसमें निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष लेंगे, राज्यसभा में सभापति लेंगे। ठीक है, तो यह सारा पावर जो है वो यहां पर लोकसभा में अध्यक्ष के पास है और राज्यसभा में सभापति के पास है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। तो यही सब शक्ति का प्रयोग लोकसभा में अध्यक्ष करता है, राज्यसभा में सभापति करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को भी यदि इनके पद से हटाना का प्रयास किया जाए तो इनको भी हटाया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। तो चल रही लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वही लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ना। चल रही लोकसभा जो है, जो लोकसभा चल रही होती है, तो उसका जो कार्यकाल होता है वही कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष का होता है। जैसे कि ओम बिरला साहब 2019 में बने थे अध्यक्ष, अभी भी उसी पद पे हैं, अभी अंतरिम तौर पे है, लेकिन जैसे ही 4 तारीख को वैलिडिटी खत्म होगा अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा, है ना।
हाँ, तो अब वहां पर जो है वो आप देखेंगे कि ये जो है सो ये माना जाएगा कि इसको जो है सो आप जो लेकर के नहीं ये चल सकते हैं, मतलब कि नहीं कर सकते हैं कि किसी स्थिति में अगर आप एंटी डिफेक्शन के तहत आ गए तो उसमें वो निर्णय करेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल चल रही लोकसभा के बराबर का होता है ना, जितना दिन लोकसभा चल रही है उतने दिन तक का। ठीक है, तो सामान्यतः 5 साल आप कह सकते हैं। बीच में अगर सरकारें चल गई तो अध्यक्ष का पद भी चला जाएगा। जैसे बिहार में ये भी हुआ, जितना बार सरकार बदली उतना बार अध्यक्ष बदला। बदला कि नहीं बदला? अभी जब नीतीश जी को बहुमत परीक्षण का बात था तो अध्यक्ष थे उधर से और बिहारी चौधरी थे ना, शायद और बिहारी चौधरी थे, है ना, उधर से वही थे और बिहारी चौधरी। तो अब क्या वहां पद छोड़ ही नहीं रहे थे, सरकार बदली हुई है फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हाँ, तो जब सब कहा नहीं, तो इन लोग को लगता था कि कहीं अध्यक्ष का कुर्सी अगर बचा लिए तो मतलब सरकार बचा लिए, है ना। तो लेकिन पहले वोटिंग हो गया अध्यक्ष के लिए, बस अध्यक्ष को पद पर से हटना पड़ा। और जैसे अध्यक्ष पद पर से हट गए तो सरकार ऐसे ही बच गई, मतलब सरकार नीतीश जी की बच गई, कोई उनको दिक्कत नहीं। और फिर उनको तो बहुमत सिद्ध करने का जरूरत तो नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास नंबर था। तो लोकतंत्र में और संसदीय व्यवस्था में मुख्य तौर पे नंबर पर गेम चलता है। नंबर जिसके पास है वो सरकार में रहेगा। नीतीश जी नंबर जुटाने के माहिर आदमी है ना, वो जानते कि नंबर उनको कहां से आएगा, है ना। इधर भी अभी दरवाजा बंद नहीं है, खुला है दरवाजा, है ना। इधर भी दरवाजा खुला है और उधर भी दरवाजा खुला है। उनको तो बस कहना है कि नॉक कर देना, बस आ गए, है ना। है नहीं, कैसे कैसे करेगा कोई कुंडी बंद, है ना, कैसे करेगा? सब लोग का अपना अपना लाभ है ना, है नहीं नहीं। एक देखिए ये जो एक एक जो नीतीश जी को जो खाली वो टारगेट किया जाता है, अब तो ऐसा लगता है कि जो कहा था कि पलटू कुमार है, ये गलत बात है। पलटू तो ये लोग भी है ना, ये लोग नहीं पलटू है, ये लोग तो सबसे बड़ा पलटू है। ये लोग तो कहता है कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, आज जैसे ही आते हैं तो दोनों बाह खोल के स्वागत होता है, आ जाइए, है ना। तो हाँ, तो उसमें उनका वो बुझ रहे हैं। तो सब लोग अवसरवादी है, सब लोग अपना अपना अवसर दिख रहा है। तो जब सब लोग अवसरवादी है तो नैतिकता का उम्मीद केवल उनसे क्यों? जब सारे अनैतिक बन के बैठे हुए हैं तो नैतिकता का उम्मीद केवल उनसे क्यों लगा रहे बैठे हैं कि भाई आप ही दिखाइए नैतिकता। ये लोग का भी हिम्मत होता तो बोल देता ना कि चुनाव करा दीजिए भले, हैं? बिल्कुल। चलिए, हाँ चलिए। तो यहां पर अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा लिखेंगे संसद के सत्र। संसद के सत्र, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के सत्र, तो संसद के सत्र, संसद के सत्र, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो सेशन जो है वो 3 होता है ना। लेंगे कि सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन? बजट सत्र सबसे पहले, फिर मानसून सत्र, और फिर शीतकालीन सत्र, है ना। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। ठीक है, देखिए बजट सेशन का टाइम होता है सामान्यतः फरवरी टू मई। ठीक है, मॉनसून सत्र का टाइम होता है जनरली जुलाई से अगस्त।
और शीतकालीन सत्र का टाइम होता है सामान्यतः नवंबर से दिसंबर। ठीक है। बजट सत्र जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, और सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र। सबसे बड़ा बजट सेशन, सबसे छोटा विंटर सेशन। ठीक है। मानसून सेशन मध्य का होता है। नोट करके लिखेंगे कि दो सत्रों के बीच की का अंतर, दो सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। दो सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है। दो सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, है ना। तो दो सेशन के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि साल में कम से कम दो सेशन तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि साल 12 महीने का एक साल होता है, तो 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब कि दो गो तो कंपलसरी है कि होना चाहिए, लेकिन हम लोग के यहां 3 गो होता है। ठीक है, सेशन 3 होते हैं। अब नोट करके लिखेंगे कि संसद के सत्र का आवाहन, संसद के सत्र का आवाहन और सत्रावसान, संसद के सत्र का आवाहन और सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन, तथा लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। देखिए, आवाहन मतलब किसे, अब बजट सत्र कब आएगा, मानसून सत्र कब आएगा, तो ये जो आने का जो डेट रहता है कि इतना डेट से बजट सत्र शुरू होगा, इतना डेट से मानसून सत्र शुरू होगा, इस डेट से शीतकालीन सत्र, तो इसको कहते हैं आवाहन, बुलाना। तो सत्रों का आवाहन कौन करता है? राष्ट्रपति। और सत्रावसान, सत्रावसान मतलब क्या होता है? सत्र का खत्म हो जाना। तो जैसे कि मान लीजिए कि बजट सत्र फरवरी में कह दिया कि फरवरी में 1 फरवरी को आएगा, अब मई में 2 मई को, 5 मई को, 10 मई को खत्म हो जाएगा, तो जो खत्म होने का डेट हो गया सत्रावसान। ठीक है। तो सत्र को बुलाता भी राष्ट्रपति है और सत्र के अवसान की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान, वसान में अवसान छिपा हुआ है। अवसान का अर्थ होता है मृत्यु, मर जाना, है ना। शुद्ध हिंदी में कहीं देखते हैं किसी का मृत्यु होता लिखा था कि देहावसान हो गया, मतलब क्या हो गया? शरीर की मृत्यु की जो था उसका नाश हो गया। तो सत्र का नाश हो जाना सत्रावसान होता है। ठीक है। तो सत्र को बुलाता भी है राष्ट्रपति और सत्र के अवसान की घोषणा भी करता है राष्ट्रपति। साथ में लोकसभा का विघटन भी करता है राष्ट्रपति। जैसे अब अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा को विघटित किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। तो एक तो होता है कि 5 साल पूरा होने पर लोकसभा स्वतः विघटित हो जाती है, अपने आप, करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली। देखते हैं ना कि मोबाइल में आजकल सब लोग क्या होता है, ऑटोमेटिक लॉक रहता है। कोई आदमी का मोबाइल देखेगा तो बिना लॉक का नहीं भेटाएगा, भेजेगा। जैसे मालूम है कि सारा मैटर मोबाइल में है कि नहीं? किसी का मोबाइल अगर किसी के हाथ लग गया तो मैटर तो सब वह में है कि नहीं? आज ज्यादा आजकल तो कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, तो पुलिस क्या करती है? सीधे मोबाइल में चेक करती है, कहते मोबाइल लाओ ना, तो सब मालूम चल जाए, तो पूछने का जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आप डिलीट कर दिए इधर से, डिलीट फ्रॉम एवरीवन,
है ना। तो डिलीट फॉर एवरीवन मतलब आप में हो गया, उधर हो गया, सरकार के यहां नहीं हुआ है। जिस दिन उसको चाहिए होगा ना वो निकाल लेगी। तो इसलिए कोई क्राइम होता है तो आजकल क्रिमिनल कैसे पकड़ा जाता है? मोबाइल से, है ना। अभी एगो घटनाक्रम घटा है, आप देखे होंगे, पूना में बहुत चर्चा में है वो न्यूज, है ना। न्यूज है दंड के वजह से, दंड जो दिया गया कि एक लड़का, मैंने अभी वो एडल्ट नहीं हुआ है, 18 वर्ष का एज नहीं हुआ है, शायद 17 वर्ष का है, अमीर बाप का रईस ज्यादा बेटा है ना। तो दम भर जा करके शराब पीता है, और शराब पीने के बाद फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। अब बेचारा एगो लड़का लड़की अपना, वो लोग अपना मैटर होगा कौन, तो वो अपन बैठ के बेचारा चाय वाय पी रहा होगा, सब अपना बतिया रहा होगा, जीवन का अपना प्लानिंग कर रहा होगा कि क्या करना है भविष्य में। ई पगला एक बार में मोक्ष दे दिया, मार दिया, गाड़िया चढ़ा दिया बेचारा सब दोनों के, दूगो मर गया, दोनों मर गया, एक्सपर्ट डेथ हो गया। बताइए बताइए वो किसी का बेटा बेटी था बेचारा है, माता पिता कितना मेहनत से बाल बच्चा को पाल पोस के बड़ा करता है, कि भाई एक ही मिनट में किसी एक आदमी के गलती के वजह से पूरा जीवन मतलब खत्म हो जाता है। अब मैंने महत्वपूर्ण बात क्या है कि तो हुआ, उसके बाद कोर्ट ने सजा क्या सुनाया है? कोर्ट ने 300 शब्दों का निबंध लिखवाया है कि काम करो, इस टॉपिक पर 300 शब्द का निबंध लिखो। 300 शब्द का निबंध लिख करके आप 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ तुमको रहना है, ट्रेनिंग लेना है, यह सजा है। हाँ, वो लड़का को यही सजा हुआ है, इसलिए तो मैटर चर्चा में है कि 300 शब्द में निबंध लिख दो और घर जाओ, आप 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रेनिंग लो, हो गया सजा, मैटर खत्म। जबकि दूगो का बेचारा का डेथ हुआ है, हाई कोर्ट का फैसला है। अब आप देखिए कि भाई अब इसको क्या कहा जाए। तो अब देखिए इसको समझना है, इसमें देखिए न्याय की जो प्रक्रिया है, तो उसमें क्या स्थिति है। अब वो मैंने एडल्ट नहीं है, वो तो एडल्ट नहीं है लेकिन 17 वर्ष का तो है। आजकल 17 वर्ष का, आजकल तो 12 ही वर्ष में सब सयान हो जाता है जी। 12 वर्ष कौन, 17 कौन पूछता है पगला, मोबाइल जौन न करा दे। तुम 17 वर्ष का है जाके शराब पी रहा है, तो तुम बच्चा है, गाड़ी चला रहा है, ये बच्चे वाला बात है? तो अमीर बाप का बेटा है, अमीर बाप का बेटा है, उसका बाप बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, है ना। तो ये नहीं, देखिए अब कुछ कानून जो है, कानून को ठीक करने की आवश्यकता है। ट्रैफिक कानून आप पढ़िएगा ना, ट्रैफिक कानून में सही कुछ लुंज पुंज व्यवस्था है। ट्रैफिक कानून यह कहता है कि अगर जुवेनाइल से कोई एक्सीडेंट होता है ना, अभी इसको खाली मर्डर करने से नहीं देख सकते हैं, मर्डर करने से देखिएगा तो 3 साल का कैद होना चाहिए, लेकिन वो मर्डर नहीं, वो एक्सीडेंट है, समझ रहे हैं, एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट का अलग कानून है देश में, अब मर्डर का अलग कानून है देश में। तो वहां पर कोर्ट मान रहा है कि मर्डर नहीं हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, और एक्सीडेंट हुआ है तो इसके वजह से ही सजा है। हाँ? हाँ, कर सकती थी पुलिस, नजीर पेश कर सकती थी, कोर्ट नजीर पेश कर सकता था एक, कोर्ट को करना चाहिए था ये काम। इस मामले में वो तो बाल बाल सुधार में भी नहीं गया है, वो तो घरे गया, बाल सुधार कारागृह में कहा है। हाँ, अब ड्राइवर का बात आ रहा है सामने, अब नया बात को आ रहा है खुल के ड्राइवर का
तो अमीर आदमी सबको तो गवाहों मिल जाता है ना जी, कि अगर वो कह देगा कि चलो तुमको हम 10 करोड़ रुपया देंगे, आ जाओ अपराध स्वीकार कर लो, हो गया। वो 10 करोड़ जीवन भर में नहीं कमाएगा। वो कह दिया अपना बच्चा को बचाओ के चक्कर में कह देगा लो 10 करोड़ रुपया रखो, जाओ अपना पत्नी बाल बच्चा सबके अपना देते रहना, काम खत्म करो, सजा उजा काट के आ जाओ, हाँ कह देगा तो बच जाएगा। तो और यही देखिए, तो ये सब 4 व्हीलर चल, बच्चा सबके हाथ में 4 व्हीलर कौन देता है? गार्जियन देता है। ये माता पिता का गलती है। देखिए कानून जब पढ़ेगा ना, तो कानून में क्या है कि 0 से 6 साल का बच्चा का तो अपराध कर ही नहीं सकता, ये माना ही नहीं जाता है। 4 क्रम में सजा का प्रावधान रहता है, तो 0 से 6 साल के बच्चा को माना जाता है कि तो अपराध कर ही नहीं सकता है, तो उसको कोई सजा नहीं। कुछ अगर करिए देगा ना तो कोई सजा नहीं। 6 से 12 तक का जो होता है उसको कि अगर कोई अपराध कर दिया तो उसको बैठा के समझा बुझा करके उसके साथ खेल उल करके उसको घर भेज देना है ना, उसको मैंने कुछ नहीं। आप 12 से 18 के बीच में अगर किया है तब उसको, अगर बहुत मतलब मर्डर किया है जानबूझ के, इंटेंशनली किसी को चाकू मार दिया, कुछ ये कर दिया, तो उसको 3 साल का कैद है मैक्सिमम सजा, सबसे गंभीर सजा जो है। उसके बाद 18 वर्ष से बाद वाला में एडल्ट वाला रोल आता है, वयस्क अपराधी वाला बिहेव किया जाता है। लेकिन ये कानून पुराना कानून है, अब तो बदल देना चाहिए ना। अब तो 6-7 वर्ष का बच्चा बड़का बड़का कांड कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मोबाइल है। ये सबसे खतरनाक चीज है। मोबाइल फोन होने से के वजह से बच्चा जो है वो क्या हो रहा है, उस समय से पहले बड़ा हो रहा है। उसको बहुत सारा चीज ऐसा ऐसा उसको जानकारी हो जाता है जो उसको नहीं होना चाहिए जानकारी। आई कानूनवा कब का है? कानून बहुत पहले का है। तो अब जब समय बदल गया है, व्यक्ति बदल गया है, तकनीक बदल गया है, तो कानून भी बदलना चाहिए था। लेकिन सब कुछ बदला है, कानून में उस तरह से बदलाव अभी नहीं हुआ है। अभी सब इसे हम लोग के बचपन पर सब लागू होता है। हम लोग अपने बचपन से में थे, चाहे और भी कोई लोग था, तो वो लोग का तो इस सब की जानकारी ही नहीं था। मोबाइल के बारे में तो कुछ पता नहीं था कि मोबाइल कोई चीज होता है। जब एकदम आप 0 से 6 के उम्र में रहे होंगे तो क्या था, कुछ नहीं था। घूम घूम के ऐसे ही लुटपुट के माटी में खेल रहे हैं, माटी खा रहे हैं। घर से कोनो आया 2 चिमटा लगा दिया, माटी खाता है। यह ना था जी। हम लोग के 6 साल में क्या हुआ होगा? यह सब हुआ होगा। क्योंकि हम लोग के पास कहां था मोबाइल, कि मोबाइल मम्मी अपना काम कर रही है, माँ मोबाइल लो वीडियो देखो, इंस्टाग्राम पर रील देखो। यहां तब माँ आजकल खुद रील बना रही है, तब बच्चों को दे देती है, लो तो बना। अब वो बताइए, वो बच्चा तो बचपन से बहुत कुछ सीख रहा है ना। 6 से 12 की उम्र में हम लोग क्या करते थे? बाहर गए, अपना खेल रहे हैं कहीं, है ना, जैसे गर्मी का तो चल गए खूब। अगर अति करेंगे तो आम के बगीचा में चल गए, आम लूट रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं, लट्टू नचा रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, यह सब ना, यही सब, और कुछ तो नहीं, है ना। झगड़ों मारपीट के करो से होता था ना, तो उन्हें सलट लेते थे कि घरे जाएंगे तो माता पिता ऊपर से बोनस में देंगे, तो उसे हाँ, तो बोनस के लिए कोई झगड़ों कर लिया तो नहीं बोल रहा था। समाज बहुत संयमित था उस समय। तो उस समय अपराध नाम का चीज बच्चों में नहीं था। कम से कम अपराध था, लेकिन वो बड़े लोग करते थे, बच्चे नहीं करते थे, है ना। लेकिन आज क्या है कि आज अपराध बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। आज सिस्टम इतना नकारात्मक तरीके से चेंज हुआ है, इतना खराब तरीके से चेंज हुआ है कि कोई भी इसको ठीक नहीं कर पा रहा है। और ठीक नहीं कर पाने के चक्कर में तमाम तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं जो है सो घट रही है। और इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल आज के डेट के माता पिता है, जो जन्म होते अपने बच्चा को मोबाइल पकड़ा देते हैं। अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होने के लिए माता पिता को तो साथ में रखने का हिम्मत होता नहीं है सबका। माई बाप से दूर हो जाएगा, मतलब कि दादा दादी से बच्चा को अलग कर दिया। अरे हम लोग का परवरिश बढ़िया काहे हुआ? काहे से कि हम लोग संयुक्त परिवार में पले बढ़े। माता पिता को यदि टाइम नहीं है तो दादा दादी चाचा चाची 50 तरह का आदमी है, वो आपको पकड़ लिया, वो खिला लिया, आपका काम हो गया। लेकिन आजकल तो हो रहा है कि नहीं, हम भाई अकेले ही रहेंगे। अब अकेले तो माता पिता को छोड़ दिया। अब माता पिता नहीं तो संस्कार कौन देगा? थोड़ा तो कमाने चल जाना है। आजकल माता पिता दोनों कामकाजी हो रहे हैं, तो माँ भी ड्यूटी, पिता भी ड्यूटी, बच्चा घर में अकेले।
बच्चा को दे दिया आया को संभालने, चाहे बच्चा को पहुंचा दिया किंडरगार्टन, चाहे बच्चा को दे दिया हाथ में मोबाइल। अब मोबाइल बच्चा देख रहा है दिन भर, अब कैसे उसका डेवलपमेंट होगा? और ऐसे में तो उसके अंदर में आपराधिक प्रवृत्तियां जन्म लेंगी ही, क्योंकि उसको मानक समझाने वाला कोई आदमी ही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, कोई बताता समझाता मारता पीटता तब ना। आजकल तो सब माने बच्चा से माता पिता डरते हैं। हम लोग माता पिता से डरते थे, आजकल माता पिता बच्चा से डरता है कि कहीं खिसिया न जाए। 5 साल 6 साल का बच्चा अपनी मां को मार देता है जी। कहला तो मां कहती है कि गेम मत खेलो इसके लिए, कहता है कि मोबाइल नहीं दोगी तो छत से कूद जाएंगे। माता पिता का ब्लैकमेलिंग करता है। हम लोग तो बड़ा हो गए तो अब यूं हिम्मत नहीं कि पिताजी के सामने कुछ डिमांड कर दे, उपाय लगा देंगे वो, है कि नहीं? किस चीज का नतीजा है जी? ये जनरेशन गैप है, और इसी जनरेशन गैप में पालन पोषण का नतीजा है कि आधुनिकता के नाम पर आज के पेरेंट्स को लगता है कि वो अपने बच्चों को बहुत मानते हैं। हम लोग के पेरेंट हम लोग को मानवे नहीं करते थे, लेकिन ठीक से देखिएगा तो अब समझ में आएगा कि हमारे पेरेंट हम लोग को ज्यादा अच्छा मानते थे, क्योंकि वो लोग हम लोग को बेहतर इंसान बना दिया। आज के पेरेंट ना खुदे इंसान है ना बच्चों को बना पाते हैं इंसान। पहले के समय में जब बच्चा उच्चा जब होना रहता था तो लोग क्या करता था जी, घर में रामायण का पाठ होता था, गीता का पाठ होता था, लोग को बढ़िया बढ़िया चीज माताओं को सुनाया जाता था, है ना, ताकि बच्चा जो हो वो बढ़िया हो, मतलब उसका अंदर संस्कार हो। क्योंकि बच्चा जब गर्भ में पड़ रहा तभी से माता पिता के क्रियाओं का उसके ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। आप देखते हो अभी भी ग्रहण वहन कभी लगता है तो अभी भी एक परंपरा हम लोग के यहाँ की ग्रहण लगता है तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि ग्रहण का निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जो साइंस भी प्रूव करता है और हमारा अध्यात्म भी प्रूव करता है कि बच्चा को गलत प्रवृत्ति से बचा के रखने के लिए, कि ग्रहण के टाइम में अगर जन्म ले लिया तो उदंड होबे करेगा, वो खतरनाक, वो समाज पर ग्रहण लगा देगा, इंपैक्ट पड़ेगा ना उसका उसके ऊपर। आधुनिकता के नाम पर आजकल माता पिता को खुद नहीं बुझा रहा है ना। हमको घुमाने ले चलिए तो चाहिए घूमने, कहां जाएंगे? पार्क जाएंगे, सिनेमा जाएंगे। अब पार्क सिनेमा में कौन सा सिनेमा देखेंगे? सिनेमा देखेंगे इतना खराब, मारपीट वाला, चाहे एक्शन वाला या गलत आचरण वाला। अब उससे आपको लग रहा है कि केवल आप देख रहे हैं, लेकिन यह विज्ञान भी मानता है और अध्यात्म भी मानता है कि इसका निगेटिव इंपैक्ट बच्चा के ऊपर भी हो रहा है। अभिमन्यु के बारे में आपने जो सुना होगा अपने किताबों के अंदर में, कि जब अपने मां के गर्भ में था तभी वो सीख लिया था कि भाई कैसे चक्रव्यूह भेदा जाता है। इंपैक्ट पड़ता ही है बच्चों पर, लेकिन इस साइंटिफिक अप्रोच को कोई समझता नहीं है। अब अपने द्वारा माता पिता स्वयं गलत आचरण करते हैं, उसके बाद जो बच्चा आता है उससे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करे, तो कैसे करेगा? वो तो पला ही बड़ा है ना गलत वातावरण में, तो इंपैक्ट तो नेगेटिव होगा ही। इसी वजह से तमाम तरह की समस्याएं और तमाम तरह का दिक्कत हो रहा है। आजकल आप देख रहे हैं हार्दिक पांड्या का शादी टूटने पे आ गया है जी, है ना, तलाक हो रहा है ना, हो गया है। आप इसका आप सानिया मिर्जा को देखिए, या आप वही समी को देखिए, शिखर धवन को देखिए, ये सब लोग बहुत कमाने वाले लोग हैं जी। समझिए कि सोसाइटी कहां जा रहा है। ये बहुत कमाने वाला लोग है, बहुत पैसा वाला लोग। लगता ना कि पैसा होगा तो सब होगा, इनके पास पैसा पूरा है। पैसा होगा तो पैसा अगर बात होता तो इनका रिलेशन कभी टूटता नहीं। पर्सनालिटी की बात करें तो ऋतिक रोशन का रिलेशनशिप टूट गया, सुजैन खान ने उनको छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी हो तो ऋतिक रोशन जैसा। मतलब कि किसी भी चीज को चलाने के लिए, ना तो रिलेशन को चलाने के लिए ना तो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना शकल सूरत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आधुनिकता के नाम पर जो आजकल अवैचारिकता जो फैल रही है समाज में, बेविचार जो फैल रहा है, ये बेविचार के वजह से आपका सोसाइटी जो है एकदम से खराब हो रहा है। क्योंकि आधुनिकता के नाम पे लोग क्या कहते हैं, आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। अब इससे क्या हो रहा है? इससे आप हो गए पिशाच, हो गए ना, राक्षस हो गए। अब आप एक तो राक्षसी प्रवृत्ति पहले से आपके अंदर में डेवलप हो गई,
अब आप माता पिता के कहने पर चाहे अपने ही पसंद से किसी चौथे के साथ शादी कर लेते हैं। अब थोड़ा जब अंदर में संस्कारहीनता बढ़ गया है तो चौथे आदमी से भी मन तुम्हारा खुश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो तब होगा मारपीट झगड़ा, क्योंकि संस्कार ही खराब हो गया है। तब ना तो ना रुपया मैटर करेगा और ना पर्सनालिटी मैटर करेगा, ना पैसा ना पर्सनालिटी। तब क्या मैटर करेगा कि आपने जो अपने को आदत लगा कर रखा है वही आदत। आपके अंदर संतुष्टि का भाव पैदा ही नहीं हो पाएगा, और संतुष्टि का भाव पैदा नहीं हो पाएगा तो आपका जीवन नरक होना निश्चित है। इसलिए कहते हैं कि आधुनिकता के नाम पर कभी भी किसी गलत चीज का समर्थन न हो और ना ही कुछ गलत चीज किया जाए, क्योंकि आज आप अगर कुछ गलत करेंगे तो इसका परिणाम अगले 10 साल बाद आपको दिखने को मिलेगा और फिर आप उससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए आधुनिकता के नाम पर कुछ भी करने से बचना होगा, नहीं तो हमारा समाज कुछ ही वर्षों में यूरोप और अमेरिका बन जाएगा, जहां पे संबंधों का कोई मतलब नहीं रहता है। वही हो रहा है, क्योंकि हम अपना जो विशेषता है, अपनी जो मौलिकता है वो खो रहे हैं। और सब खोने का कारण है क्योंकि हम अपना संस्कार भुला रहे हैं। जो संस्कार हमारे माता पिता ने हमें हमारे घरों से दे करके हमें विदा किया है, शहरों में आकर के उन सभी संस्कारों को हम बेच दे रहे हैं। उनका कोई मोल ही नहीं है, और नहीं मोल होने की वजह से भविष्य में उसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ये तो टॉप क्लास लोग, अमीर लोग हैं जिनका सूचना बाहर आता है, पब्लिक लोग हैं। आम आदमी के जनजीवन में भी यही सब हो रहा है, क्योंकि आम आदमी भी इसी तरह का काम कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि वो उसका लाइफ किस स्तर में कहां पर जो है सो भटक रहा है। इसलिए सारा व्यवस्था, सारा कानून, सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी रुक नहीं रहा है। उस 17 वर्षीय बच्चा जाकर के दारू पिया और दारू पी करके 2 लोगों को रौंद दिया सड़क पर, और उसको जो सजा हुई, ये हमारे खराब होते हुए समाज का सबसे बड़ा परिचय है कि समाज कैसे खराब हो रहा है। 17 वर्ष की उम्र में लीकर ले रहा है, आप उसको बच्चा मान रहे हैं। 17 वर्ष की उम्र में वो 4 व्हीलर चला रहा है, आप उसको बच्चा मान रहे हैं, है ना। 17 वर्ष की उम्र में वो किसी के शरीर पर गाड़ी चढ़ा के उतार दे रहा है, आप उसको बच्चा मान रहे हैं। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या पूरा सिस्टम जो है वो आपका क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। पूरा सिस्टम आपका खराब हो रहा है, क्रैश हो रहा है। इस क्रैश होते हुए सिस्टम को ठीक करने का किसी को ध्यान नहीं है कि जो आपका सिस्टम में क्रैश कर रहा है, इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि ये ठीक अगर नहीं हुआ तो यही समाज जो है सो भविष्य में जाकर के आपका गलत रास्ते पे एकदम से चला जाएगा, और फिर बीच में आप कुछ भी इसमें ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे नियम, कायदे, कानून रखे रह जाते हैं और गलत करने वाले लोग गलत करके निकल जाते हैं। आज सजा के नाम पर यही सब होता है। जबकि इस तरह के मामले में कुछ ऐसा सजा होना चाहिए था कि ये जो अमीर घर के उदंड बच्चों का उदंड व्यवहार है, इस पर लगाम लगे। उनको लगे कि हम गलत करेंगे तो मेरे साथ क्या होगा। तो उसको तो उसमें तो मिसाल देने लायक कुछ ना कुछ हो जाता था, है ना। ठीक है, हाँ? चलिए, कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे कि किस तरह से कैसे चलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसके क्या है और किस तरह से। ठीक है।